हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घरों में रह करके भी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है डीएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे बेटा यूनिट 6 का वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कुछ हमने लिया है और कुछ करवाना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ये टॉपिक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है यूनिट 6 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है भैया। डिफाइन द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी जो लाइट रे होती है क्या होती है, किसी भी ऑब्स्टेकल या अपर्चर से क्या होती है, पास होती है तो क्या कर जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, डेविएट होती है। तो उसी फिनोमेना क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो वही बात बताई गई है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर एंड इट्स कंसिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू ज्योमेट्रिकल रीजंस या शैडो का दो, उसी क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन फिनोमेना उसे कहते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक स्लिट था, एक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से पीछे से आ रहा था तो ये लाइट यहाँ पड़ा और यहाँ पड़ा और ये क्या होता था, सेपरेट हो जा रहा था। ऐसा कुछ होता था, इसी को हमने क्या पढ़ा था, डायफ्रैक्शन फिनोमेना। और वहां पहुंच गया था जहाँ की ज्योमेट्रिकल शैडो था, उसी फिनोमेना क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन फिनोमेना। कहाँ पे, किसी ऑब्स्टेकल या अपर्चर से क्या हो जाए, पास होने के पास उसके अराउंड तो उसके कॉर्नर क्या हो जाए, लाइट बेंड हो जाए, उसी फिनोमेना कहते हैं डायफ्रैक्शन फिनोमेना। ये बातें हो गई थी, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। तीसरा, डिफाइन फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन के बारे में हमने जाने हैं क्या होता है, कि जो फ्रेजनल हाफ थे वो हमारे क्या किए, एक वेव फ्रंट लिए, उसको नंबर ऑफ जोन्स में क्या किए, उसको क्या किए, डिवाइड करती है उसको, उसी का नाम पड़ गया क्या, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा किया था, उसी का नाम पड़ गया था क्या भैया, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। जैसा कि हम लोगों ने यूनिट 6 जब कर रहे थे हम लोग तो पूरा डिटेल में इसको पढ़े हैं। तो इसमें क्या लिख के आएंगे जरा देखिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट यल है ये, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू वेव फ्रंट comma Fresnel divided the wavefront into a large number of zones called Fresnel half period zones। इसी क्या कहते हैं भैया, Fresnel half period zone कहते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। आज अब पढ़ते हैं व्हाट इज जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या होता है भैया, जोन प्लेट हमने देखा था कि एक प्लेट था, उसको हमने क्या किया था, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे से था, ऐसे ऐसे जोन प्लेट था, इसको हमने क्या किया था, अल्टरनेटिवली क्या किया था, डार्क और ब्राइट कर दिया था। आपने देखा हुआ था, इसको हमने किया हुआ था, जोन प्लेट को कलर किया हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, आपने किया हुआ था। तो आओ हम इसको जानते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस, डिटेल में इसको किया है आपने, इसको ज्यादा हम बताएंगे नहीं क्योंकि आप पिछले क्लास में देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पहले से उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखें कैसे लिख के आएंगे। एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस लाइट बाय यूजिंग द डायफ्रैक्शन, बाय यूज बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन, उसी को क्या कहते हैं भैया, हम लोग कहते हैं जोन प्लेट। और कैसे बनता है ये, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रिंग एंड दैट्स आर ओपेक एंड कट ऑफ द रेज फ्रॉम द अल्टरनेट हाफ पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक, और क्या करता है भैया, हाफ पीरियड मतलब आधा से पास होगा, आधा से नहीं। देखो, ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट और जो होता है ऐसे ऐसे बनाते हैं, यहाँ ब्लैक कर दिया, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट एक छोड़ दिया, ये ट्रांसपेरेंट, फिर इसको ब्लैक, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जोन प्लेट बनाते हैं भैया, ऐसे ऐसे बनाते हैं। जरा देखना, ऐसे जोन प्लेट होता है। अल्टरनेट को क्या करते हैं, अल्टरनेट जो होता है जोन को, उसको कलर कर देते हैं या ओपैक बना देते हैं। ठीक है, उसी को जोन प्लेट फोकसिंग का काम करता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्या है, कंपेयर द जोन प्लेट विद अ कन्वर्जिंग लेंस। अब क्या करते हैं भैया, जो जोन प्लेट होता है और कन्वर्जिंग लेंस होता है, जैसे कन्वेक्स लेंस, वो क्या करता है भैया, दोनों क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं, क्या करते हैं, लाइट को फोकस। लेकिन जो जोन प्लेट होता है, जोन प्लेट किस पे वर्क करता है, जोन प्लेट किस लाइट को यूज करता है, बट जोन प्लेट जोन प्लेट यूजिंग यूजिंग नहीं, यूजेस डाइफरैक्शन 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 वाइल एंड कर लो, एंड कन्वर्जिंग लेंस
कन्वर्जिंग लेंस uses reflection uses refraction और रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बातें हो गई। समझो कि क्या होता है भैया, कंपेयर करना है जोन प्लेट को कन्वर्जिंग लेंस से। इसमें क्या होता है भैया, दोनों क्या करते हैं भैया, लाइट को फोकस करते हैं, लेकिन ये किस पे, किस फिनोमेना पे वर्क करता है, डायफ्रैक्शन पे। और इसमें क्या होता है, जोन प्लेट में मल्टीपल फोकाई होते हैं, बस इसमें सिंगल फोकस होते हैं। और ये क्या होता है, लेंस होते हैं। और क्या होता है भैया, इसमें दोनों कन्वर्जिंग तो है, लेकिन कब काम करेंगे, जोन प्लेट काम करता है भैया हमारा डायफ्रैक्शन जब होगा तब, लाइट का डायफ्रैक्शन होगा तब उस वाले फिनोमेना पे। और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है रिफ्लेक्शन 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 या रिफ्रैक्शन पे। ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इसको हम मिटा के फिर से लिखते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ो चलो। अब पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में। तो कैसे लिख के आएंगे भैया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between two objects that are close together, full stop. It's usually measured in term of minimum angle of separation between two objects। अच्छा, ये बातें कर दी गई, ये क्योंकि आ गया। अब हमने पढ़ा है कि रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है भैया, वो कैसे होता है, आप लोगों जानते हैं कि हम लोग कैसे बता सकते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट है बहुत ही पास रखा गया है और उसको क्या किया गया, वो बहुत ही पास और बहुत दूर है, तो उसको क्या करा जाए, जो बहुत ही पास है वो अलग, दूर से तो हमको एक ही दिखेंगे। जैसे हमने बताया था आपको पढ़ाते समय कि दो पास में लाइन रखे हैं, इसको बहुत दूर से आप देखो तो ये क्या होंगे, एक ही लाइन दिखना शुरू हो जाएंगे। इसमें एंगल ऑफ सेपरेशन बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा भैया, आगे देखो, इसमें क्या हो जाता है, तब क्या होगा, हमें दूर से नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा ये दोनों लाइंस, ये जो लाइन हमने खींची थी। तो ऐसे में जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या करता है, दोनों को इतना पावर एबिलिटी होता है, क्या करता है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अलग अलग करके दिखाते हैं, उसी एबिलिटी का कहते हैं भैया ऑप्टिकल या रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यही बातें हो गई। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वेरी शॉर्ट टाइप थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट टाइप की तरफ। क्या होते हैं भैया, डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनेल एंड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन आपको बताना है। तो क्या होता है डिफरेंस भैया, हमने पढ़ा हुआ था फ्रेजनेल और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में। फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन क्या होता है भैया, कोई भी लाइट रे अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो उसको पैरेलल बीम बनाने के लिए लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या करते हैं भैया, दो लेंस रिक्वायरमेंट होती है, दोनों लेंस यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लाइट को फोकस करवाते हैं। क्योंकि लाइट जो स्क्रीन से और स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस और स्लिट से उसका जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, सोर्स का, वो बहुत दूर होता है। दैट्स वाई क्या होता है भैया, हमको दिक्कत होती है, तो इसलिए हमको लेंस की जरूरत होती है। फ्राउनहोफर, अब क्या पढ़े, फ्रेजनेल डायफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेजनेल डायफ्रैक्शन में क्या होता है भैया, लाइट रे बहुत पास ही क्लोज ही अपर्चर के रखा जाता है, इसलिए लाइट ऑटोमेटिक डायफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज कर जाती है, इसलिए यहाँ पे कोई लेंस की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में बाबू क्या करना होगा, आपको दो लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लाइट रोज हमारी इनफाइनाइट से आती है। लेकिन फ्रेजनेल डायफ्रैक्शन में क्या होता है भैया, लाइट सोर्स पास ही रखी रहती है, इसलिए वो लाइट पे कन्वर्ज हो जाती है। तो चलो इसे जानते हैं, क्या लिखा है भैया, इन फ्रेजनेल डायफ्रैक्शन, देखो इसको कर लो थोड़ा सा, इसको यहाँ पे आ जाओ, फ्रेजनेल्स यहाँ ऊपर कर लेना भाई, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना, फ्रेजनेल्स डायफ्रैक्शन आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, फ्रेजनेल्स डायफ्रैक्शन आ जाओ, फ्रेजनेल्स ये सही से लिखा नहीं गया है, इसको सही से कर लेना आप लोग, एक मिनट। फ्रेजनेल्स डायफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, एक मिनट आ जाओ, एक मिनट जरा सा। फ्रेजनेल्स डायफ्रैक्शन, in Fresnel diffraction the source and screen are placed close to the aperture or obstacle and light
after diffraction appears converging toward the screen and hence no lens required to observe it. The incident wave front are either spherical or cylindrical. अब क्या होता है भैया, जो हमारा जो सोर्स है ये भैया स्लिट के बहुत पास ही रखा रहता है, देखो ये बातें कर दी गई हैं। ये जो स्क्रीन और सोर्स होता है हमारा वो स्लिट के पास ही या अपर्चर के पास ही रख दिया जाता है। दैट्स वाई जो हमारा जो होता है डायफ्रेक्शन जो लाइट होता है लाइट का, वो क्या होता है होने के बाद ये क्या होता है स्क्रीन पे कन्वर्ज कर दी जाती है, इसलिए इसका यहाँ पे कोई लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है आइदर स्फेरिकल होगा या सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। ये हो गया फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन। अब पढ़ते हैं फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन के बारे में। फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन में क्या होता है भैया, दो देखो इसका जरूरत पड़ता है, दो किसका, दो लेंसेज का जरूरत पड़ता है, L1 L2 हमने जो दिखाया हुआ है ऐसे ही एज इट इज। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है तो इसको पैरेलल बीम बनाने में फिर अपर्चर पे पैरेलली पड़ता है, उसके बाद ये लेंस से क्या होते हैं कन्वर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, आगे पढ़ो। इन फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन source and screen are placed at effectively at infinite distance from the diffracting element। और क्या होता है यहाँ देखो स्क्रीन और सोर्स कहाँ होते हैं भैया, इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक है। कहाँ से, डायफ्रैक्टिंग एलिमेंट से, ठीक। क्या होता है इसमें फिर, इसमें क्या होता है फिर, इसलिए यहाँ पे दो लेंस को रिक्वायरमेंट होती है, क्या किस लिए, हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और जो और क्या होता है भैया, एंड वेव फ्रंट इज प्लेन एज सोन फिगर, और वेव फ्रंट जो होगा ऐसा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो, ठीक। शॉर्ट टाइप आंसर का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, व्हाट डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। अब देखो क्या होता है भैया, पहले डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है ये जान लो। क्या होता है कि देखो द एंगुलर dispersive power of grating is defined as the change in the angle of diffraction corresponding to unit change in wavelength of light। मतलब क्या होता है भैया, d थीटा बाई d लैम्डा, मतलब जैसा d लैम्डा, मतलब ये जो चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि जो किसी भी लाइट, कोई भी लाइट है उसमें क्या करें, उसकी वेवलेंथ में चेंज करेंगे तो उसके जो डायफ्रैक्शन एंगल में चेंज होता है उसके करस्पॉन्डिंग उसी क्या कहते हैं भैया, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। उसी कहते हैं क्या होता है भैया, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है। देखो ये लिखा गया है कि द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, देखो लिखा गया है एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग द यूनिट चेंज इन वेवलेंथ, ठीक। यही बातें कर दी गई हैं, ये समझा दिया मैंने आपको। इफ थीटा एंड थीटा एन प्लस डी थीटा एन आर द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा एंड डी लैम्डा एक्सप्रेसेस देन d theta by d lambda expresses the dispersive power of grating। now the direction of the direction n, the principal maxima of wavelength lambda is given by रिलेशन, इस रिलेशन से हमको दिया जाएगा कौन सा रिलेशन, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा, हमने ग्रेटिंग वाले में पढ़ाया था आपको, ये होता है। फिर डिफरेंशिएट कर दिए दोनों इक्वेशन को अप डाउन को, ये क्या आ जाएगा भैया, ये डी लैम्डा होगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा हमको, डी थीटा बाई डी लैम्डा आपको मिल जाएगा। डी थीटा बाई डी लैम्डा आपको जब मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, आप उसको करेंगे क्या, n अपान a प्लस बी कॉस थीटा, और इसको क्या कर दिए हैं वन बाई a प्लस बी को m लिख दिए हैं और n को एज इट इज छोड़ दिए हैं, ठीक है, ठीक है। वे लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू क्या भैया, 1 अपान a प्लस बी है। आ जाओ आगे बढ़ो, क्या करते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 1 अपान a प्लस बी इज द नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट एंगुलर डिस्पर्सिव पावर किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको हम जान लेते हैं। क्या एंगुलर डिस्पर्सिव पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर n ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रम जो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। thus the angular spacing of any two spectral lines is double in the second order spectrum as compared to the first order, or the second order spectrum is twice wide as the first, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, यानी नंबर ऑफ लाइंस वाला बात कर रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, देखो ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर n इसके है। फिर क्या हो रहा है,
the number of lines per centimeter, thus the angular dispersion of the lines is more for grating having larger number of line per centimeter। ठीक है, ये हो जाएगा, हमने इसको सब चीजें बता दिया है। आगे बढ़ो। फिर क्या लिख के आएंगे भैया, नीचे क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, cos थीटा के, thus the angular dispersion is minimum when theta is equal to 0। मतलब एंगुलर डिस्पर्सन तो कब मिनिमम होगा, जब थीटा क्या होगा, 0। लार्जर द वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ cos थीटा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ cos थीटा, मतलब cos थीटा बढ़ने पे क्या होता है, कम होता है। जैसे cos 90 की वैल्यू 0, उसकी बातें हो रही हैं। एंड हायर द डिस्पर्सिव पावर, 10 एंगुलर डिस्पर्सन इंक्रीजेस। एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं भाई, एक मिनट आ जाओ। 10 एंगुलर, एक मिनट इसको बढ़ा लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। 10 एंगुलर डिस्पर्सन, 10 एंगुलर dispersion increase with theta and hence with lambda, since theta is increases in lambda, therefore the grating spectra are separate much more in the red region than the violet region। ठीक, ये हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, डिस्पर्सिव पावर हो गया। तो अब क्या करते हैं भैया, सेकंड पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, prove that the area of period zone are plane independent of the order of zone, so that the radii of half period zone are proportional to square root of natural number। ठीक है, इसको जान लेते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं भैया, हाइगन्स थ्योरी को पढ़े हैं भैया। हाइगन्स थ्योरी क्या बोलता है कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन को पहले पढ़ने से पहले इसको जानो पहले क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट सेंड आउट सेकेंडरी वेवलेट्स। Fresnel assume that these wavelets interfere and produce resultant density। मतलब क्या होता है, हाइगन्स ने बताया कि जो ईच वेव होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलते हैं, सभी जो पॉइंट सोर्स होते हैं उसके जो वेव फ्रंट बनाते हैं, हमेशा एक सेकेंडरी वेवलेट्स को सेंड आउट करते हैं। वही बातें कर देंगे। देखो लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट सेंड आउट सेकेंडरी वेवलेट। मतलब जो वेव फ्रंट पे सभी पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। फ्रेस्नेल एज्यूम किया क्या कि दीज वेवलेट, फ्रेस्नेल एज्यूम किया कि क्या कि जो वेवलेट्स होते हैं इंटरफेयर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट ड्यू टू ऑर्डर। देखो अब देखो पढ़ो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the resultant intensity at a point due to wavefront, Fresnel again assume that the wavefront is divided into large number of small zone। These zone are called Fresnel half period zones। इसी कहते हैं क्या, हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। ये आ गया डेफिनेशन आपका, लिख के आना है। अब क्या होता है भैया, डायफ्रेक्शन मीन डिपार्चर फ्रॉम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एंड सच departure are observable only on close examination, all through the general light propagate rectilinearly। अरे हम लोग जानते हैं भैया कि जनरल लाइट होता है रेक्टिलिनियरली प्रोपागेट करता है, ये सब बातें। तो हम लोग आगे क्या कंसीडर करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए जानते हैं। ABCD क्या है भैया, एक प्लेन फ्रंट है जो प्लेन ऑफ पेपर में रखा गया। लेट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ जिसका लैम्डा है, मूविंग टुवर्ड पॉइंट O एट विच द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट at लिखा है resultant amplitude, the entire wavefront is to be found। मतलब पूरा जो वेवफ्रंट होगा वो फाउंड होगा उस पे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपागेशन। ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट ABCD becomes a center of secondary disturbance। All the point on the wavefront are in the same phase, but the secondary waves are originating from ABCD and reach at O with different phases। To determine the resultant effect at O, Fresnel subdivided the wavefront ABCD into number of zones। अब देखो यही बातें कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन फिर कैसे करेंगे। देखो इसको पहले समझो, क्या किया गया कि एक देखो बताया गया, कंसीडर करते हैं एक वेवफ्रंट है ABCD। क्या करते हैं भैया, इसको वेवफ्रंट क्या करता है भैया, वेवफ्रंट का जो सभी पार्ट होता है सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करता है। हमने बार बार बताया है आपको
और क्या करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। तो वहीं पे क्या करो, जो वेव फ्रंट पे नंबर ऑफ जोन को बना दो, और वहां से क्या हो रहा है, लाइट जो आ रहा है एबीसीडी वेव फ्रंट पे जो हो रहा है पॉइंट ओ पे, उसकी वजह से जो यहाँ से हो रहा है सबके बारे में जान लो। ठीक है, आगे हम लोग क्या बताते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उसको समझो। यही सब चीजें देखो, पिछली यही सब बातें बताई गई हैं, देखो। ठीक है, जो लाइट का वेवलेंथ है वो लेमडा था, ये भी होना था बात। ठीक, सेकेंडरी वेव डिस्टरबेंस वाला, ऑल द पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इन सेम फेज, वो तो होगा ही होगा, कोहेरेंट जो है। ठीक, बट सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एबीसीडी विल बी रीच एट ओ एट विथ डिफरेंट फेजेस। और क्या करेगा, जो ये जो लाइट होगा उसका जो वेव फ्रंट होगा, जो वेव फ्रंट का लाइट होगा वो क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा कहाँ से, एबीसीडी से, और पहुंचेगा कहाँ, ओ पे, और डिफरेंट फेज में पहुंचेगा। तब इसका रिजल्टेंट इफेक्ट पता करना है, और तब उसको पता करने के लिए फ्रेडनिक साहब ने क्या किया था, जो हमारा वेव फ्रंट था उसको नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड कर दिया था एबीसीडी को। तो वही चीज इसको दिखा दिया गया, देखो फिगर है यहाँ, ये जो आया है यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुंचा है अलग अलग फेज में। तो इससे यहाँ की दूरी बी थी पोल से, ओ की या बी थी, तो ये लेमडा बाई टू से धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो लेमडा बाई बी प्लस टू, बी प्लस लेमडा बाई टू, बी प्लस टू लेमडा बाई टू, बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू, बी प्लस एन लेमडा बाई टू। अगर एन नंबर ऑफ जोन है तो एन हो जाएगा। तो यही बातें कर दी गई थी, तो ये चीजों को दिखा दिया गया है आपको। अब इसी का कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। फॉर दिस ए परपेंडिकुलर टू पीओ इज ड्रा फ्रॉम ओ on wavefront. The P is called pole of the wavefront with respect to O. Let PO be L. Let us draw the series of concentric sphere with O as the center of radii equal to B plus lambda by 2, B plus 2 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2 etc. And we will cut circular area of radii PM1, PM2, PMN तक। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, on the wave front we shown, हम देखो अच्छे से इसको बेटा बताए हुए हैं सब चीजों को। ऑन द वेव फ्रंट एबीसीडी एज शोन इन फिगर 2.3a, द एरिया एनक्लोज बिटवीन पी एंड M1 M2 एंड M2, ठीक, एंड M2 M3 आर नोन एज हाफ पीरियड जोन। और जो इसके बीच में एरिया होते हैं देखो, इसी को कहते हैं क्या, हाफ पीरियड जोन। किसको कहते हैं भैया, देखो इसके बीच में जो एरिया यही है, ये पीरियड हाफ पीरियड जोन इसको कहते हैं। जो ये व्हाइट वाला है रीजन, कंसेंट्रिक रीजन जो बता रहा है M1 M2 के बीच में, M2 M3 के बीच में, M3 M4 के बीच में, इसे क्या कहते हैं भैया, फ्रेजनल, इसको क्या कहते हैं भैया, हाफ पीरियड जोन कहते हैं। और क्या होता है भैया, जिसमें यहां से यहां तक डिस्टेंस ये परपेंडिकुलरली इसके ड्रा किया गया है, और ये क्या है, सेंटर है, इसी सबका रेडियाई खींच दिया गया है, यही बातें वहां कहा गया है। यहाँ इसका इसका क्या है डिस्टेंस भैया, इसका डिस्टेंस क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, बी है, ये बी है, ये क्या है, बी प्लस लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू से धीरे 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 क्या हो रहा है, इसका पाथ क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, पाथ में डिफरेंस आ रहा है, ये लेमडा बाई टू का है, धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो लेमडा बाई टू, तो फिर यहाँ से लेमडा बाई टू हो जाएगा, यहाँ थ्री लेमडा बाई टू, यहाँ एन पे है एन लेमडा बाई टू, बी प्लस एन लेमडा बाई टू, धीरे 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 देखो इंक्रीज करता जा रहा है। वही बातें देखो पीछे बताया गया है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या है भैया, लेमडा बाई टू का। यही सब चीजें लिखी गई हैं, आपको एज इट इज ऐसे ऐसे लिख के आ जाना है। अगर और एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, nth वाले का, तो nth वाले का n में से n-1 कर देंगे, तो सर्किल का एरिया तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिख के आना है, जैसे लिखाया गया है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिख के आना है, बस हम समझाते चले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। इसको आपको एग्जाम में करके आना है। ये फिगर नंबर 2.3 है। आ जाओ आगे बढ़ो। अब क्या है भैया, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया फर्स्ट पीरियड जोन का कैसे कैसे निकालेंगे, इसको देखो करें हम लोग। आ जाओ, एरिया फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कैसे निकालेंगे भैया। अब देखो, ये हम लोग ट्रिंगल बना लेते हैं भैया। ये था लेमडा बाई टू था, ये था कौन सा पॉइंट था भैया, ओ था ना, ये पी था। अच्छा, तो हम लोग को क्या करना है भैया, एरिया निकालना है। इसका रेडियाई पहले आर निकालेंगे, तभी हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले रेडियाई निकाल लें, तो आर निकाल लें, पाई से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। तो रेडियाई कैसे निकालेंगे भैया, ये निकालना है, ये टर्म, ये जो एक तो कंसेंट्रिक लिए हैं PM1, यहाँ से ये चीज को यहाँ पे लार्ज करके दिखा दिया गया, हमने इसको लार्ज करके दिखा दिया गया। ये क्या है भैया, M1 है, ये क्या है, इसका जो पार्ट डिफरेंस था B प्लस लेमडा बाई टू, और इसका डिस्टेंस था B, इसको दिखा दिया गया था। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये रेडियस था R, इसको हम लोग कंसिडर करते थे। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होल स्क्वायर करते थे, तो ऐसे कर दिया हमने। तो हम लोग को क्या निकालना है भैया, इसको निकालना है परपेंडिकुलर को, तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस कर दें तो निकल जाएगा। तो ओ एम वन, ये क्या है ओ एम वन, ओ एम वन से क्या करें भैया ओ एम वन, ओ एम वन का होल स्क्वायर माइनस ओपी का होल स्क्वायर। देखो ये कर दिया है, इसका वैल्यू था बी प्लस लेमडा बाई टू और इसका था माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा क्या पाई बी लेमडा। और जहां पे क्या होगा बी जो हमारा होगा लेमडा से बहुत ज्यादा होगा, सो लेमडा स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, इसलिए लेमडा स्क्वायर इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो लेमडा स्क्वायर था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेमडा बहुत कम वेवलेंथ की लाइट को यूज किया गया है, दैट्स वाई जो बी है ये बहुत बड़ा है, इसलिए हमको क्या कर दिया गया उसका स्क्वायर, जब किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और भी छोटा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया और ये क्या आ जाएगा पाई बी लेमडा। ओके चलो आगे बढ़ो। तब एरिया ऑफ एनएच जोन पीरियड कैसे निकालेंगे भैया, एरिया कैसे निकालेंगे, अब ओ एम एन और ओ एम एन माइनस वन सिमिलरली वैसा करेंगे, सेम टू सेम करेंगे। जो एन के लिए था ये देखो, एन के लिए क्या था भैया हमारा, ये देखो जरा एक मिनट देख लो, आ जाओ, दिख रहा है क्या, ये देखो एन के लिए क्या था यहाँ, जो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई थी भैया, यहाँ ये चीज को निकालना है अब हमको, ये और ये, अब हमको क्या निकालना है, ये क्या था ये निकालना था, ठीक है, दिख रहा है, ये है दिख रहा है कि नहीं, आ जाओ। तो देखो ये इस ट्रेंगल में दिखना है, तो हमको एरिया निकालना है इस वाले सर्कल का एनएथ वाले का, तो हम लोग क्या करें इसमें से एक पहले वाले को माइनस कर दें। तो इसका क्या था, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एनएथ माइनस वन वाला है, एनएथ वाले ये एनएथ माइनस वन वाला इसको बना रहा है इसको ना, ये एनएथ माइनस वन वाला, तो ये क्या आ जाएगा, तो क्या था बी प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई टू होगा, क्या है ये एनएथ माइनस वन, ये nth वाला अगर है, ये अगर nth वाला है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर ये nth वाला है तो ये क्या होगा, या ऐसे देख लो फिर से हम इसको बता देते हैं, समझो देखो फिर से इसको सीखो। देखो यहां से एक और ड्रा कर लो बेटा, इसको और ड्रा कर लो, ये mn बना लो, mn इसको बना लिया तुमने, और ये क्या हो गया भैया, इसको देखो, इसको क्या करते हैं भैया, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ये, ठीक है, ओके दिखा, ओके चलो अब क्या करते हैं भैया, आ जाओ, हाँ अब आपको आपको अच्छे से दिखेगा, एक मिनट आ जाओ, चलो हम्म हम्म एक मिनट, ठीक है भाई आ जाओ, ठीक है, ये nth के लिए हो गया, ठीक है। देखो ये फिगर आपको एज इट इज बना लेना है, ठीक है, डन, बात समझो, आगे बढ़ो। अच्छा अब क्या होगा भैया, ये nth वाला है ना, nth वाला हम लोग करेंगे, तो nth वाले के लिए क्या होगा भैया, अगर एक और बना ले हम लोग, एक यहीं पे और बना ले, ये वाला यही वाला एक तो और बना देते हैं, यहीं पे क्या होगा एक तो और बना लेते हैं, ये किसके लिए है हम समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ, आप समझो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये एम एन माइनस वन वाला है, ये एन एन माइनस वन वाला है, एम एन माइनस वन वाला, इसको देखो रुको एक मिनट, इसको n माइनस वन वाला है, n माइनस वन वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, ये इसका जो आएगा जो पार्ट डिफरेंस बी एन प्लस वन लेमडा बाई टू का होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा बी एन माइनस वन लेमडा बाई टू का, इसमें इसका जो है इसका वाले का एम एन के नीचे वाले का, दिखा आपको, दिखा, आगे बढ़े। अब क्या करोगे भैया, अब nth वाले का एरिया निकाले हैं, तो इसको क्या करें, ये भी एक सर्कल बनेगा ऐसे, जैसे ये भी एक सर्कल जो बना हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, यहां तक सर्कल होगा ना, एक कंसीडर करके हम बता रहे हैं चीज, ठीक है। आगे आपको नोट्स में अच्छे से बताया गया है, इसको जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसको समझो। तो क्या होगा भैया, चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, nth वाले के लिए कैसे कर लेंगे भाई, उसको देखो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, अब इसमें से एरिया को इसको इसको ये जो है ये क्या करेगा, ये बेस का काम करेगा, इसको पता है, ये हमको पता करना है, ये रेडियस पता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको पता करना है, यहीं से यहाँ तक, तो हम लोग कैसे पता कर लेंगे भाई, देखो जरा कैसे कर लेंगे। अब
उसमें nth वाले का फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ nth जोन के लिए ओ एम एन माइनस जो हमारा ट्रेंगल जो बनेगा यही बनेगा ट्रेंगल, यही ऐसा बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देखो ओ था, ये था एम एन, ये एम एन था, ये क्या था एम एन माइनस वन या एम एन माइनस वन। ठीक है, ये है, ये ट्रेंगल हमको बन रहा है। सही से बना देते हैं इसको, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो ऐसा था, इसको हम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये एम एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिंगल है हमारा पास। इसका इसका वैल्यू हमको क्या मिला है भैया, इसका वैल्यू क्या है भैया बी एन माइनस वन लेमडा बाई टू है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है भैया, हमको मिला है बी एन प्लस लेमडा बाई टू, और ये हमको पता करना है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर मिल जाएगा, सेम चीज किया गया। ओ एम एन का स्क्वायर माइनस ओ एम एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, इसको कर दिया गया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया गया, एरिया था तो हम लोग निकाल के इसको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर किया, और जो लेमडा स्क्वायर वाला टर्म था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और इसको करने के बाद हमको ये वैल्यू आ गई। देख लो सभी वैल्यू सॉल्व कर दी गई, देखो दिख रहा है, एक मिनट हम कैमरा चेक कर लेते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से। सभी वैल्यू सॉल्व करके क्या मिला था भैया पाई बी लेमडा। इससे हमको क्या पता चलता है, thus the area of each half period zone pi b lambda is approximately same and independent of order of zone। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका डेफिनेशन और इसका जो सोल्यूशन था हमने कर दिया। ठीक है, यही था शॉर्ट टाइप में, यही पूछा था पूरा। और अब आप पूछते हैं क्या, इसमें क्या पूछा पूछा गया भैया, और इसका जो हाफ रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन होता है आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आओ इसको भी देख लेते हैं। तो जो इसका रेडियाई होता है, हम लोग रेडियाई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जरा इसको सीख लो, देख लो आगे पीरियड में हम लोग इसमें आते हैं। तो रेडियस कैसे निकालते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का, तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, देखो P1 M1 सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, इसको जब करेंगे ओ एम स्क्वायर ओपी स्क्वायर जैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही था ना हमारा, इसको देखो फिगर में, आप इसको देख लो, ये क्या था ओ पी, ये M1 था। ठीक है, इसको देख लो, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू दिया है b प्लस लेमडा बाई टू दिया है आपको, इसका वैल्यू क्या दिया भैया आपको, इसका वैल्यू दिया है आपको b, ये चीज दिया है, तो यही कर लो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आपको रेडियस निकल जाएगा, रेडियाई हमको निकालना है, रेडियस निकालना है सेंटर से, तो निकाल लेंगे। कैसे होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको कट दिया, ये लेमडा स्क्वायर बहुत बड़ा होता है इसलिए लेमडा बाई फोर को निगलेक्ट कर लिया, फिर क्या बचेगा, यहां से काटेंगे तो क्या बचेगा, केवल ये दो से दो कैंसिल, ये लेमडा भी बचेगा, इसी लेमडा बी को दिखा दिया, और पीएम इक्वल टू रूट लेमडा बाई बी। तो क्या लिखा गया भैया, रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, यही क्या होता है, रेडियस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का होता है। फिर आगे रेडियाई निकालना है, तो एनथ का हम लोग निकाल लेते हैं, तो रेडियाई ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन कैसे निकालेंगे भैया, पीएमएन, पीएमएन देखो लिखा गया है, पीएमएन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, हम एनथ के लिए बात कर रहे हैं, तो एन के लिए बात कर रहे हैं, तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन के लिए जो आएगा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, एन लेमडा बाई बी। तो मतलब क्या होता है भैया, जो हमारा रेडियाई होता है ये क्या लिख रहा है, यही चीज लिख रहा है, मतलब यही चीज आप आगे लिख दो, यही शो करके दिखाना है आपको, ये चीज आप दिखा दो। देखो क्या है, एक मिनट हम आते हैं इस पे, तो क्या लिख रहा है भैया, so that the radii of half period zone is proportional to square root of natural numbers। देखो radii of half period zone are proportional to square root number। so तो यही बातें लिख दो, यही बातें उठा के लिख दो। ठीक है, the radii of half period zones are proportional to the square root of natural number, ये चीज को आपने दिखा दिया। ठीक, ठीक है, दिखा दिया, हो गया कंप्लीट, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। आगे बढ़ो, ठीक, कहां तक पढ़े थे, हाँ, द रेडियाई ऑफ हाफ ऑफ पीरियड
जोन इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट साइन बना रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू, बड़े बड़ा नहीं लिख रहे हैं, रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ 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 नेचुरल नंबर। ठीक, ये चीज आप लिख को आ जाओगे, हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ो। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं भैया, सो दैट जोन प्लेट बिहेव्स एज द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं जोन प्लेट को पहले सीख लो, इसका हम लोग थ्योरी समझते हैं। देखो यही है जोन प्लेट, नेगेटिव और पॉजिटिव जोन प्लेट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। देखो बीच वाला जो होता है, बीच वाला देखो ऑड वाला अगर ये पेंटेड है, ऑड वाला 1 2 देखो खाली 3, तो इसको नेगेटिव जोन प्लेट, और इसको क्या कहते हैं भैया, इसको पॉजिटिव जोन प्लेट कहते हैं। जब इवन वाला ये क्या हो जाए, देखो दिख रहा है, इवन वाला जब देखो डार्क हो गया है, देखो दूसरा, फिर तीसरा ट्रांसपेरेंट है, फिर ये डार्क, डार्क मतलब ओपैक है ये भाई, इसको समझो, डार्क मतलब ओपैक है। ये अगर बीच वाला डार्क है, इसको नॉर्मली समझो, अगर बीच वाला डार्क है तो निगेटिव, ये बाहर वाला, जैसे बाहर वाला है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, जोन प्लेट होता है। ठीक है, इसको समझो, जोन प्लेट क्या करता है भैया, किसी भी लाइट को फोकस करने में मदद करता है बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। और इसको कैसे, फोकल लेंथ क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। कैसे लिखा है, अ जोन प्लेट इज स्पेशली constructed screen such that the light is obstructed from the every alternate half period zones. It can be designed so as to cut light due to even number zones due to odd number of zones। मतलब इवन ऑड कोई भी अगर आप बना देंगे तो उसको क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या करता है भैया, आपका वो करता चला जाएगा, रुकता चला जाएगा अल्टरनेटिवली। अगर ऑड को कर देंगे तब भी रुकेगा। पेंट अगर ऑड, जैसे जोन बनाए हुए हैं, यहाँ पे जोन बना हुआ है, अगर ऑड नंबर आप जोन को पेंट कर देंगे तो इवन नंबर वाले जोन से लाइट पास होगी। अगर इवन नंबर आप जोन को पास कर दे, पेंट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे ऑड नंबर वाले को, तो ऑड नंबर वाले जोन से लाइट पास होगी। ठीक है, तो इसी चीज को बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग भाई क्या लिखा गया है, आगे देखो, ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ जोन्स इट कंस्ट्रक्टेड बाई drawing a series of concentric circle on white paper with radii proportional to the square root of natural number। अभी जो हमने पढ़ा उसी के बारे में बात हो रहा है। The odd number zones, that is alternate zone, are painted black in highly reduced photograph। This is drawing figure to 12.a is taken the plain glass plate when its negative is developed, its odd zone are transparent to light while even zone will be spotted stop the light। क्या लिखा भैया, when negative zone is developed odd zones are transparent। नहीं भैया, ये देखो गलत लिखा गया है यहाँ पे। जब यहाँ पे क्या होता है भैया, इस चीज को छोड़ना है आपको। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे इसको करना है। आपको ये यहाँ तक लिखना है, इसको ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप रुकिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए एक तो हम लोग ड्रा करते हैं, यहाँ से उठाते हैं कुछ चीज को, एक यहाँ से उठाते हैं, इसको व्हाइट कलर इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक, हाँ, यहाँ से हम लोग ड्रा कर लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक ड्रा करते हैं। चलिए रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए भाई, क्या हो रहा है भैया यहाँ पे। इसको आप व्हाइट ले लेते हैं कलर हम, इसको व्हाइट से आप कर दीजिए फील्ड। ठीक है, इसको आप नहीं लिखना है, इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिख के आना है। ओके, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक ठीक, इसको भी हटा लो, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, ये सब चीजें आपको नहीं लिख के आना है। ओके, ठीक है, जोन प्लेट के बारे में इतना आपको लिख के आना है, क्या होता है कैसे होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यही जोन प्लेट को दिखा दिया गया है, निगेटिव पॉजिटिव जोन प्लेट के बारे में दिखा दिया गया है क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर क्या होता है भैया,
अब इसको कैसे बनाते हैं इसको जानते हैं। तो कंसीडर अ सोर्स ऑफ इमिटिंग अ स्फेरिकल वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लेट एक्स वाई रिप्रेजेंट द जोन प्लेट परपेंडिकुलर टू द, जो एक्स वाई देखो यहाँ पे लिखा गया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। P is the position of screen, P is the position यहाँ जहाँ ब्राइट, जहाँ P is the position of screen for a bright image यहाँ पे है। let A be the distance from zone plate यहाँ है, यहाँ से यहाँ जो इसका पोल बन रहा है A, और फिर बाकी क्या है भैया, एंड B be the distance from the screen plate OM1, screen from the OM1, OM2 and OM3, यहाँ OM1, OM2 या OM3 OMN तक है। ये सब चीजें हो गई हैं, ठीक है, ठीक है, आ जाओ इसको हम लोग कर लेते हैं आगे, 1 मिनट, ठीक है, OMN तक होती है भाई बात, ठीक, इसको हम लोग कर लेते हैं भाई, ठीक है, बना लेना इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करोगे भैया इसको, OM1 ये सब है, OM2 OM3 OMN तक है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है R1 R2 RN तक है, ठीक है, इसको करते हैं। ETC are the radii first, second and third and another half period zone respectively as shown in 2.7c. The position of screen is such that from the one zone to next zone there is a path difference lambda by 2। एक जोन से दो जोन में कितना है, lambda by 2 का पाथ डिफरेंस है। तो SO प्लस OP, SO प्लस OP के इसका डिस्टेंस कितना है भाई A प्लस B, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है M1 प्लस M1P का बराबर lambda by 2 से धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाएगा। देख लो यहाँ से यहाँ क्या है, A प्लस बी में lambda by 2 जोड़ दो, यहाँ A प्लस बी में 2 lambda by 2, यहाँ से A प्लस बी में 3 lambda by 2, ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाओ, और n के लिए n lambda by 2 को ऐड कर लो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। देखो SMN प्लस MNP, SMN प्लस MNP का डिस्टेंस कितना आया, A प्लस बी प्लस n lambda by 2। ये बातें हो गई, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, कैसे करेंगे। द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल is the area of the first circle is the area of the first half period zone, the area between the second and first circle is the area of second half period zone, and so on। the area between nth and nth minus 1 circle is the area of nth zone। now calculate the radius of nth we have। तो जैसे वहां पे कैलकुलेट किया था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे भैया। तो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं भैया, SMN, वहां पे देखो सब चीज को देखना पड़ेगा इसको, ये जब देख रहे हो SMN, देखो दिख रहा है आपको SMN, देखो ये दिख रहा है SMN प्लस OMN, इसको करें, इसको हम लोग निकाल लें। कैसे निकालेंगे SMN को, कैसे निकालेंगे भैया, SMN को निकालेंगे SO प्लस OMN से। देखो SO कहाँ गया भैया, देखो इसको SO प्लस OMN, इसको करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, यहाँ पे ट्यूनस, ये परपेंडिकुलर बेस, सिमिलरली देखो ऐसे निकाले गया है, देख लो। तो क्या किया गया भैया, SMN स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर कर दिया गया, इसको हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस सबको निकाल दिया गया, दिख रहा है आपको, देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, SO इज द बेस, देख लो यहाँ पे ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और स्क्वायर करके जितना जो वैल्यू था Rn का उसको ऐसे रखा गया, स्क्वायर रूट करके वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लगा करके इसको निकाल दिया गया, और इसको क्या कर दिया गया बाद में बायनोमियल एक्सपेंशन लगा करके इसको क्या कर दिया गया, इस पावर को यहाँ पे लगा दिया गया, उसके बाद सबका वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर दिया गया। और रखने के बाद क्या आता है भैया, हमारा वैल्यू जो आगे वैल्यू आता है क्या आता है भैया, ये n लेमडा के बराबर आता है, किसके बराबर कि क्या होता है, ये Rn स्क्वायर होता है, ये Rn स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है भैया, ये तो ये क्या होता है भैया, जो हमारा जो Rn स्क्वायर का वैल्यू आता है, ये a प्लस बी क्या होते हैं, दोनों कांस्टेंट होते हैं, हमने आपको बताया हुआ है, और इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो होगा कांस्टेंट होगा। लेमडा भी मेरा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट कांस्टेंट ही होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये लिखा गया द रेडियाई ऑफ सर्कल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। दस द अल्टरनेट जोन आर मेड अप ऑफ ओपैक द प्लेट विल बी सर्व एज जोन प्लेट। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़े। देखो अब क्या होता है भैया, कैसे बनाते हैं रिलेशन ऐसे बनाते हैं, द रिलेशन बिटवीन रिस्पेक्टिव टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ए एंड बी इज गिवन बाय सो इक्वेशन Rn स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था हमको भैया, ए यही मिला था n लेमडा के बराबर, और ए ये देखो यही बराबर था 1/a प्लस 1/b इक्वल टू n लेमडा अपान Rn स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको देखो यहाँ पे डाल दिया गया अपान में, तो अब कंपेयर करेंगे फार्मूला किसके, लेंस वाले फार्मूला से, जहां पे u क्या है नेगेटिव है उससे करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा फार्मूला,
यही फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बताता है कि जो हमारा जो जोन प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसके लिए कैसी तरह बिहेव कर रहा है, बेयर्स लाइक का कन्वेक्स लेंस, और इसका फोकल लेंथ इतना है। सिंस द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो जोन प्लेट है द सीवियर एब्रिविएशन। इतना आपको लिख के आना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाते हैं भाई। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या है भैया, अब पूछा है फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में पूछा है आपको, और उसके लिए बताना है पूरा इंटेंसिटी कर्व वगैरह सब, या तो ये चीज बताना है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका और कर लो, और दो तो क्वेश्चन एक ही में साथ ही है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखो कैसे करेंगे इसको। फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन जानते हो कैसे कैसे लाइट पास होती है, हम लोग बात किए हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट सोर्स है, इसको लेंस से पास किया जाता है। फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन में स्लिट पे इंसिडेंट किया जाता है। ये था, इसकी वजह से क्या आया था भैया, बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आया था, पार्ट डिफरेंस वाला। देखो, तो यही लिखा गया, लेट अस कंसीडर पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda incident normally at the slit AB of width B and get diffracted at an angle theta. We place lens L2 in path difference in the path of diffracted beam of the image. Diffractor pattern is formed on the screen at point P as shown in figure. The point O on the screen is the maximum brightness because of the zero path difference, and intensity of diffracted will be different at different point on the screen. Now path difference between A and B corner from figure. तो क्या आता है भैया, पार्ट डिफरेंस वगैरह हमने निकाला था, क्या क्या था, ये पार्ट डिफरेंस आया था बी, जो कि बराबर था किसके, एन लेमडा के, जो था यही सब बातें हुई थी। चलो, तो ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, इसको हटाते हैं भैया। ठीक है, हाँ, अब क्या करते हैं भैया, अब क्या पढ़ रहे हैं भैया, अब आगे देखो, फेज डिफरेंस हमको निकालना था। फेज डिफरेंस होता है क्या, 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स हमने निकाला हुआ है पार्ट डिफरेंस, इसमें पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं स्लिट जो है एन स्लिट में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो डेल्टा होगा एन में डिवाइड हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, इसका डेल्टा का वैल्यू ऐसे कर देंगे, और क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायफ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये जो फार्मूला आया था इसको ऐसे लिख लेंगे, ए इक्वल टू ए साइन एंड डेल्टा बाई डेल्टा टू, डेल्टा बाई टू हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन को पुट कर देंगे यहाँ पे, इसमें पुट कर देंगे। एम्पलीट्यूड हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे निकाल लेंगे, और हमारा जो आएगा हमारा जो वैल्यू आएगा उसको रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पाई बाई लेमडा इंटू बी साइन थीटा को अल्फा मान लेंगे, और क्या करेंगे भैया, ए इक्वल टू क्या रहेगा, ए साइन अल्फा अपन अल्फा एन, और एन को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये आएगा वैल्यू ए इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा एन अल्फा एन ए साइन अल्फा अपन अल्फा आ जाएगा, जहां एन इक्वल टू ए नॉट मान लेंगे, और ए इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अल्फा आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्रोपोर्शनल के साथ 1 लगा करके प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए, कांस्टेंट था। अब इसको क्या करें, पुट कर दें इक्वेशन में, तो इसको करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जो इक्वेशन था इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आई नॉट लिख देंगे, इसको साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब केस फॉर मिनिमा कर देंगे, साइन अल्फा जीरो, जहां अल्फा जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल होता है डायफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, मिनिमा के लिए हम लोग कुछ दूर पे डायफ्रैक्शन होता है, तो एन पाई को मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे वैल्यू आएगा एन इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हमको मिनिमा मिलेगा। और एंगुलर पोजीशन इसका निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू एन पाई होता है, जहां अल्फा का वैल्यू पाई बाई लेमडा इंटू बी साइन थीटा होता है। इसको एन पाई बराबर रख देंगे, इसको काट देंगे, तो हमको कहाँ मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई बी। और जहाँ की थीटा बहुत छोटा था, इसलिए साइन थीटा बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट थीटा लिखे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एन लेमडा बाई बी। यहाँ साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा क्यू की। ठीक है, तो थीटा एन बराबर हमको क्या मिलेगा, एन लेमडा बाई बी। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा वेयर n is equal to 1 2 3 and lambda by b lambda 2 lambda by lambda 3 by 2 lambda 3 by b, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अब पढ़ते हैं क्या, केस 2 सेंट्रल मैक्सिमम की बात करें, तो सेंट्रल मैक्सिमम में क्या करते हैं भैया, इसका वैल्यू क्या करेंगे, साइन अल्फा बाई अल्फा का वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा भैया, कोई वैल्यू इसका अगर ए इक्वल अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा है भैया, ये अल्फा है, अल्फा का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और किसी का 0 बाई 0 होता है, अगर अल्फा बाई अल्फा को जो इतना रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसका वैल्यू आता है हमारा, तो इसको क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू आई नॉट, इंटेंसिटी एट सेंटर कितना मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा आई नॉट मिलेगा। अब सेकेंडरी के बारे में बात करें, तो हमको सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पे मिलेगा।
अल्फा का वैल्यू जब टू ऑड मल्टीपल होगा तब तो कहाँ कहाँ मिलेगा, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 रखे हैं हम लोग। तो वी नो दैट, फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पाई बाई लेमडा को, जो अल्फा है इसकी जगह पाई बाई लेमडा इंटू बी साइन थीटा देखो लिख दिया, इसको एज इट इज इसको काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो था हमको, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको भैया, इसको देख लो जरा। हाँ, पाई बाई ये देखो हमको मिनिमा के लिए ये कंडीशन मिलेगा। ठीक है, पाई बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी हमको। आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ो, क्या हो गया, ये मिला हमको थीटा इक्वल टू, ये जो हुआ सॉल्व किया हमने, थीटा इक्वल टू, जो हम एंगुलर पोजीशन निकालेंगे साइन थीटा बराबर इतना मिला था, टू टू एन साइन थीटा, बी साइन थीटा इक्वल टू एन वन प्लस वन लेमडा बाई 2 मिला था, ये था हमको ऑड मल्टीपल मैक्सिमा के लिए था ये। ठीक है, तो अब एंगुलर पोजीशन निकालना है तो साइन थीटा मिनिमम तक रहता है हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या करेंगे, थीटा बराबर लिख देंगे, और 2n+1, 2n+1 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई लेमडा अपान 2b हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 2n+1 लेमडा बाई 2b हो जाएगा ये, और इसको क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, थीटा है, थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2b लिख देंगे डायरेक्ट, इसको जो b है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये क्या रहेगा एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 8 को लिखेंगे फिर से, और हम लोग देखेंगे क्या होता है, इंटेंसिटी 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे हमको क्या मिलता है, I इक्वल टू I0, 4I0, या हमको क्या मिलता है, ये सब चीजें देखो लिखते चलो, ये देख लो, ठीक है, ये मिल जाएगा वैल्यू। और हमको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I0/61, फिर आई इसको फिर सॉल्व करेंगे, 3 पाई बाई 2 पे जो मैक्सिमा का वैल्यू आया भैया, इसको रख रख के सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले वैल्यू में इसमें रख रख के सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में रख रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, और हमारा ये वैल्यू आ रहा है। और देख लो इसका जो रेशियो आएगा, हम लोग अभी बात कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से हम लोग, क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, इसको देखो तो क्या क्या है, पहला हमारा I0 आया था, फिर रेशियो जो I0 था तो इसका 1 इसका क्या था, 4I0/9 पाई स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या आया था, 4/25 पाई स्क्वायर आया था, फिर क्या है 4/49 पाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब वैल्यू आता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या आता है भैया, इसको याद तो करना नहीं है। ठीक है, 9 25 49। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो ये देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, इसको दिखा दे आपको, कहाँ गया, 1 मिनट, चलो ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर हो गया था हम लोग का, इसको हटा लेना, इसको मत लिखना। ठीक है, इसको इरेज करना है भाई, आ जाओ, हाँ, ठीक है, इसको हटा लो, इसको हटाओ, तुरंत हटाओ, चलो आगे बढ़ो, इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको समझो पहले, ये 1 है भैया, ये 1 है, ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, 2n+1 होता है, ठीक है, 2n+1 लेमडा बाई 2b। ठीक है, आगे इसको लिख दिया गया है, इसको आपको समझना है, आ जाओ। तो अब क्या है, इसका वैल्यू क्या था, 4/9 पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया था भैया, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा I इक्वल टू 4I0, 4I0 क्या आएगा भैया, 4I0 अपान कितना आया था बताना जरा, ये था 9, तो ये कितना था 25 पाई स्क्वायर में भी यही था, और इसको सॉल्व करेंगे तो 121 वाला तो कहाँ आएगा भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग I इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, I इक्वल टू 4I0 अपान 25 पाई स्क्वायर, अरे नहीं 49 पाई स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। ठीक है, I इक्वल टू I0 4, ये सब वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो ये सब वैल्यू निकलेंगे, और आगे सॉल्व करोगे इसको रख के पाई का वैल्यू, तो ये I0 अपान इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे आया, सबका वैल्यू जो था मैक्सिमा का वैल्यू 5 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे हमको ऑड मल्टीपल था, जितने मैक्सिमा मिला था, तो हम लोग इसको मैक्सिमा को रख करके हमने क्या किया,
इसमें इस वाले इक्वेशन में रखा अल्फा की जगह 3π/2, इसमें भी 3π/2 रखा इसका वैल्यू, तो ये सॉल्व हुआ ऐसे। इसको सभी पे 3π/2 पे 5/2 पे 7/2 π/2 पे इसको रख के हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ो। ठीक है, हो गया। अब देखो इंटेंसिटी, नाउ इंटेंसिटी एट द पॉइंट गिवन बाय एट क्वेश्चन 8। अब करेंगे क्या, अब फिर से मैक्सिमम सेकेंडरी मैक्सिमम बातें कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्या di/d अल्फा को 0 को इक्वेट करा देंगे और इसको इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें तो मैक्सिमम हम लोग पता कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमने क्वेश्चन क्लास में बताया था यूबी वाला रूल लगेगा डिवीजन वाला, तो सेम इसमें ऐसा रूल लगा करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। देखो यूबी वाला रूल पहले क्या करते हैं भैया, भी को लिखते हैं, यानी ये जो नीचे वाला है नीचे वाले को पहले लिखते हैं और ऊपर वाले डिनोमिनेटर मल्टी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फिर इसे माइनस करके फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या है, लेट करते हैं अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू टी, फिर इसको सॉल्व किए हैं। इसका वैल्यू सॉल्व करने में देखो क्या आया भैया, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, आ जाओ, ये स्क्रीनशॉट आ गया पिछले पेज का। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। फिर इसको क्या करते हैं भैया, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा भैया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 sin अल्फा cos अल्फा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर ये 2 अल्फा sin स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर अल्फा को और 4 हो जाएगा। ये इसको जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 इक्वेट कराना है हमको। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो अल्फा और साइन अल्फा स्क्वायर सबका वैल्यू इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, cos अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अब करें क्या, अल्फा इक्वल टू इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, साइन अल्फा पर cos अल्फा क्या होता है, साइन अपान cos क्या होता है भैया, tan अल्फा होता है। अब क्या, दो इक्वेशन पुट करते हैं, अल्फा को y पुट कर लेते हैं और y इक्वल टू tan अल्फा, तो ये स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाएगा जो कि हमने इसमें बताया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन का हमारा कर्व बनेगा, ऐसा कुछ हमने बता दिया है पहले से। ये समझने के लिए आपको एग्जाम में नहीं करके आना है, इसको मैंने बताया है। तो ये देखो mx प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो अगर y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू भी ऑटोमेटिक 1, अगर अल्फा का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। सिमिलरली y इक्वल टू अगर x है तो y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। देखो यही सब वैल्यू आई हुई है और स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा बनता चला गया है। ठीक है, ये बातें हुई हैं। अब क्या होगा, अब देखो इस ग्राफ को आपको दिखाना है, इसको हम पेज डिलीट कर लेते हैं। इसको ग्राफ को कैसे दिखाना है, इसको देखो, चलो आ जाओ, इस ग्राफ को आपको हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये क्या होता है भैया, यही इंटेंसिटी ग्राफ बनता है। डायफ्रेक्शन वाला ग्राफ यही था कि सेंटर ऑफ मैक्सिमम धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाएगा। एंगुलर पोजीशन सबका लिख दिया है, और जो स्ट्रेट लाइन वाला था ऐसे, और जो tan अल्फा वाला था 3 जो वैल्यू पे जो मैक्सिमम जहां जहां मिल रहा था वहां पे हमने इससे दिखा दिया है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अच्छा, अब पूछा है कि क्या होता है भैया इसका इंटेंसिटी, इसका रेशियो दिखा दो। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा भैया, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो पहला आई नॉट था तो आई का वैल्यू जो उसका कोफिशिएंट लेता है उसको लेते हैं, तो 1:4 अपान क्या आता है भैया 9 पाई स्क्वायर था, क्या 9 पाई स्क्वायर इज टू क्या आ जाएगा 4 अपान 25 पाई स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा भैया 4 अपान 25 है ये ना। ठीक है, इसको 1 मिनट आप रुकिए, हम इसको फिर से करते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 9 अपान ये क्या हो जाएगा 25, ठीक, ये 25 पाई स्क्वायर हो जाएगा भैया। ये क्या हो जाएगा 49 पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। सेंटर पे मैक्सिमा क्या आया था भैया, देख लेना जरा, आई नॉट आया था, उसका कोफिशिएंट 1 था, उसका इंटेंसिटी का रेशियो हम लोग ले रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं इसको। यहाँ पे 4 आई नॉट अपान 9 पाई स्क्वायर आया था, आगे देख लीजिएगा पीछे हमने बताया हुआ है। फिर 4 आई नॉट अपान 25 पाई स्क्वायर वहां पे आया था, तो इसको हमने इसका रेशियो लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 अपान 25 पाई स्क्वायर ले लिया, और इसका सिमिलरली 4 अपान 49 पाई स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूफ करके आना था एग्जाम में, या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 1:1 अपान, ऐसे जो आता है रेशियो आता है कभी कभी वो भी पूछ लेता है भैया, उसको भी वो भी रेशियो पूछ लेता है। 1:1 अपान ये जो आया है वैल्यू जो आता है 161, इसका भी रेशियो पूछ लेता है, तो आपको घबराना नहीं है, जो कि अभी जो दिखा रहे हैं आपको ये जो वैल्यू आया है। ठीक है, ये देखो है, ठीक है, यही वैल्यू था ना 9 पाई स्क्वायर 25 9 25
3, 5, 7, देखो ये 3, 5, 7 वाला है, सबका स्क्वायर है वही। देखो इसी का रेशियो पूछा था, हमने दिखा दिया आपको। अब देखो सॉल्व हो गया है कि नहीं, बताओ, आ जाओ। ये है ठीक। जहां इसकी वैल्यू कहाँ पे आई थी भैया, इसको देख लो, वैल्यू कहाँ पे आई थी इसकी वैल्यू, ये देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो, देख लो थोड़ा सा। हाँ, इसको देखो भैया, वैल्यू कहाँ गया इसका, 1 मिनट देख लेते हैं हम खुद ही। हाँ मिल गया, देखो कहाँ पे था, ये था, यही वैल्यू था हमारा, 4/9 पाई स्क्वायर था ये, इसका वैल्यू आया था सॉल्व करने पे I0/22। इसका भी रेशियो पूछता है, तो इसको लिखेंगे क्या, 1/22। इसको लिखेंगे क्या, 1/61। फिर यह क्या आएगा, 1/121। इसका रेशियो ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसा कुछ पूछ दिया एग्जाम में तो आपको लिख के आना है, घबराना नहीं है, ठीक है। इतना चीजें करके आपको ये रेशियो दिखा देना है, सही हो जाएगा। अगर इसके टर्म में पूछेगा तो ये भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा के चले आ सकते हो, ये सब चीजें आपको दिखा देना है, सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जो कि हमारा आज का लॉन्ग में लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक ये पूरा खत्म हो जाएगा। आप पढ़ते हैं क्या पूछा है, डिफाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो इसका हमने आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये बी का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ए का आंसर हमने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे हमने अंतिम पेज में इसका लिखा हुआ है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है, इसको जान लो पहले। The resolving power of grating is defined as its ability to show two spectral lines of wavelength very close as separate। अब क्या होता है भैया, ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर कैसे हम लोग दिखाते हैं, हम लोग को अभी पढ़े हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे भी कोई भी पास पास ऑब्जेक्ट है उनको अलग अलग दिखा देते हैं, तो टेलीस्कोप करेगा काम, उसको रिजॉल्व करके दिखा देगा। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है भैया, कि हमको जो स्पेक्ट्रल लाइंस यानी जो हमारा प्रिज्म होता है, क्या करता है, व्हाइट लाइट को अलग अलग जो वेवलेंथ की लाइट हो सबको सेपरेट करके दिखाता है। सिमिलरली जो हमारा ग्रेटिंग होता है, आप लोगों ने अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें देखा है कि क्या करते हैं भैया, वो सब पूरे लाइट को क्या करते हैं, ग्रेटिंग के थ्रू अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग करके दिखा लेते हैं। तो बहुत पास पास लाइट का जो वेवलेंथ होती है एक साथ मिली रहती है, वही क्या करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग करके दिखा दे उसी क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग करते हैं। और वो कौन करता है भैया, ग्रेटिंग ही कर पाता है। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है भैया, डिस्पर्सिव पावर क्या बताता है, इसको देखो। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन करस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन होता है, इसको हम लोग बताते हैं। जैसे हम देखो कोई ग्रेटिंग है, उस पर किसी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, अगर उस जो वेवलेंथ की लाइट को न गिरा करके थोड़ा चेंज करें तो उसके जो एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन होता है उसमें चेंज आता है, तो इसी क्या कहते हैं भैया, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया उसका लॉन्ग का। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कितना कौन सा कुछ उस पे आते हैं हम लोग, उसके बी वाले पार्ट पे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर ऑफ, देखो ये ग्रेटिंग कैसे हम लोग करते हैं, ये सब देखो जस्ट रिजॉल्व वाला केस बनाया हुआ है, मैक्सिमा से मिनिमा को मिलाया हुआ है। इसमें थीटा एन है, यहाँ से यहाँ एंगल, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, थीटा एन प्लस डी थीटा होगा, ये एंगल बनाएगा, उसी चीज को लिखा गया है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लिखते हैं क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एट इट्स एबिलिटी टू शो टू नाइबर लाइंस इन स्पेक्ट्रम एज सेपरेट, जो कि हमने डेफिनेशन बताया था। ठीक, इसके आगे पर क्या पढ़ते हैं भैया, इट इज मेजर्ड बाई लेमडा बाई डी लेमडा, और किससे मेजर होते हैं भैया, लेमडा बाई डी लेमडा से, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड डी लेमडा इज द लीस्ट डिफरेंस इन वेवलेंथ। और डी लेमडा क्या था भैया, जो थोड़ा डिफरेंस होता है वेवलेंथ में लाइट के, उसको बताता है। ठीक है, इन द वेवलेंथ ऑफ टू नाइबर स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कैन बी रिजॉल्व्ड, लेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ टू वेवलेंथ लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग एक्स वाई एज शोन इन फिगर। ऐसा है एक्स वाई जो ग्रेटिंग है बना, ये देखो छोटे छोटे छिद्र है इसमें, या होल कह सकते हो, हिंदी में छिद्र कहते हैं उसको। इसमें से जो लाइट पास होगा वो क्या करेगा, डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस फेनोमेना करता है, और वही से लाइट क्या होता है, हमको दिखाई देता है, अलग अलग लाइट को क्या कर देता है, वो सेपरेट कर देता है। आपको नेकेड आई से ये सब नहीं दिखेंगी भाई, बहुत शार्प लाइन होती है। आप ग्रेटिंग कभी देखिए, ग्रेटिंग में ऐसा होता है। तो आगे क्या पढ़ेंगे भैया, फिगर में दिखा दिया गया है, आगे पढ़ते हैं इसको। इफ एम एन field of view of telescope and
P1 is the primary maximum of the spectral line of wavelength lambda, then angle of diffraction theta n, and P2 of nth primary maximum of second spectral line and wavelength lambda plus d lambda at diffracting angle theta n plus d theta according to Rayleigh criterion. These two lines can be just distinguished या separate कर दिए जाएंगे in order of spectrum if the principal maxima of one coincide with other. देखो ये चीजें लिख देंगे भाई। देखो क्या आ रहा है भैया, इसका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यहाँ से आ रही है, इसका वेवलेंथ लेमडा हो रहा है, इसका लेमडा प्लस डी लेमडा है, तो उसको क्या गया कि जो हमारे रेले क्राइटेरियन के थ्रू हमने क्या होता है कि जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से क्या हो जाए, जो ये देखो इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से, जो पहले का मिनिमा है दूसरे के मैक्सिमा से कोइंसाइड होगा, तभी हमें जस्ट रिजॉल्व का केस मिलेगा। ये कौन बताया था? रेले साहब ने बताया था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वही केस बनेगा, तभी हमारा क्या होगा, दो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सेपरेट दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये केस बनेगा। इस स्क्रीन पे ये सेंट्रल इमेज है, ये nth वाले की बात कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है पहले वाले के लिए थीटा एन है, और यहाँ से यहाँ के लिए क्या है, डी थीटा एन, और यहाँ से यहाँ लेमडा मिल रहा है हमको वेवलेंथ जो मिल रहा है लेमडा, और यहाँ से यहाँ का जो वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ वाले का इसका है लेमडा प्लस डी लेमडा। ये बातें हो गई हैं, आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ये सब चीज समझ में आ गई आपको। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब क्या करें भैया, द डायरेक्शन ऑफ द nth प्राइमरी मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है भैया, ई प्लस डी साइन थीटा। ये क्या होते हैं भैया, ग्रेटिंग एलिमेंट, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है आपको, इसे कहते हैं क्या, ग्रेटिंग एलिमेंट, और ये क्या होते हैं, साइन थीटा एन लेमडा के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा भैया। एंड द डायरेक्शन ऑफ nth प्राइमरी मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा इज गिवन बाय ई प्लस डी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एंड इक्वल टू एन लेमडा ब्रैकेट में लेमडा प्लस डी लेमडा। अब क्या करेंगे भैया, बताया गया है ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 को ले लेंगे। अब क्या करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू nth मैक्सिमम टू ऑब्टेन द डायरेक्शन थीटा एन प्लस डी थीटा, द ग्रेटिंग इक्वेशन ऑफ मिनिमा इज। तो ग्रेटिंग इक्वेशन हमको मिनिमा क्या मिलेगा भैया, एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस एम लेमडा, हमने बताया हुआ है आपको, इक्वेशन नंबर 3 में हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा भैया, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ये आ गया है पेज का, वो हटा लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है, ये हम लेमडा के बराबर होगा। जहां पे n की बात क्या रहा है भैया, नंबर ऑफ टोटल लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। देखो क्या बता रहा है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑन द ग्रेटिंग एंड m इज द all integral value are except 0 n and 2n and because at these value 0 first and second nth principal maxima respectively appear, principal maxima respectively will appear। क्या होता है भैया, ये वैल्यू नहीं लेंगे, अगर इसमें ये वैल्यू लेंगे तो जो मैक्सिमा के लिए वैल्यू मिल रहा था हमको सेम टू सेम वैल्यू मिलने लगेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ये 0 n 2n और n नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे भैया, हमेशा जो लेंगे वैल्यू हम लोग अभी बताएंगे क्या लेंगे, 1 2 3 n-1 तक हम लोग कभी जो लेंगे वैल्यू उसको अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखा गया भैया कि बिकॉज दीज वैल्यूज 0 फर्स्ट सेकेंड nth प्रिंसिपल मैक्सिमा रिस्पेक्टिवली। जहां पे मैक्सिमा अगर कभी हमको मिल रहा है वही मिनिमा मिलना पॉसिबल नहीं है भाई। मतलब जहां पे हमको जो फ्रिंजेस मिलते हैं, जैसे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो हमको मिलते हैं डायफ्रैक्शन के थ्रू, तो हमको उसी पोजीशन पे, जैसे यहाँ ब्राइट मिल रहा है यहाँ डार्क है, तो यहीं पे क्या हमको डार्क फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा पॉसिबल है, बताओ, नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू हम नहीं रखेंगे n 2n 3n डॉट 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 n तक। ठीक है, आ जाओ, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं भैया, आगे देखो, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा रिस्पेक्टिवली विल अपीयर, क्लैरिफाई द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू nth प्रिंसिपल मैक्सिमम in the direction of increasing will obtained by m is equal to n plus 1। अगर हमको निकालना है मिनिमा तो m is equal to, हम जो m है इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, n plus 1 रखेंगे तो हमको जो मिनिमा मिलेगा वो मिलेगा। therefore this is the minimum obtained, the minimum is obtained in the direction theta n plus d theta, then equation 3 becomes। तो इक्वेशन 3 कैसे लिखेंगे हम लोग, देख लो, इस पे m की जगह n plus 1 ये रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और वहां पे क्या मिला था, e प्लस डी साइन थीटा इक्वल साइन थीटा
एन प्लस डी थीटा, और ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देख लो, इसको रख देंगे, इसको रख दिया, ए प्लस डी एट इज, एन को क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन इक्वेटिंग राइट हैंड साइड विथ इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड कर मतलब वो कर देंगे, इक्वेटिंग करा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 2 देखो कहाँ है हमारा, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 है, देखो ये है ना, ये है वैल्यू, ये दिख रहा है एन लेमडा प्लस डी लेमडा, इसके बराबर हम लोग रख देंगे, तो हमारा देखो क्या आया भैया, देखो इस ये आ गया। अब इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, एन यहाँ से क्या हो गया, एन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें डिवाइड हो गया, और ये क्या बचेगा, लेमडा बाई एन। अब क्या करेंगे भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन लेमडा एन एन डी लेमडा बचेगा। अब इसको क्या होगा, एन लेमडा से एम लेमडा उड़ जाएगा, फिर क्या बचेगा, एन डी लेमडा इक्वल टू लेमडा एन अपॉन एन, ये बचेगा वैल्यू। फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको भैया, ये आगे देखो 2 बार इसको कर दिया गया, इस पेज को, इसको हम लोग हटा लेते हैं, इस पेज को 2 बार लिख दिया गया है, इसको हटाते हैं, 1 मिनट, ठीक है, आ जाओ, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, तब बाद में हटाएंगे, ठीक है, आ जाओ। तो एन एन लेमडा बाई एन एन डी एन लेमडा इक्वल टू एन लेमडा एन अपॉन एन। अब देखो क्या करो भैया, लेमडा को एज इट इज छोड़ दो, डी लेमडा को इधर डिवाइड करा दो, और इसको क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या मिलेगा, देखो कैसे हमने करवाया हुआ है, जरा देखो, इसको देखो जरा काला पेन से, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, आ जाओ, क्या हुआ भैया, एन डी लेमडा इक्वल टू क्या मिला भैया, लेमडा बाई एन मिला हमको, ठीक है। अब क्या करें भैया, इसका मल्टीप्लाई इधर करवा दो, तो एन एन डी लेमडा बराबर लेमडा आ जाएगा, और क्या होगा फिर, इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, सॉल्व कैसे ये आ गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे भैया, डी लेमडा को इधर डिवाइड कर देंगे, तो एन एन इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी लेमडा, यही होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, इसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, और इसको क्या करते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज देखो लिख दिया गया है, बट इक्वेटिंग लेमडा बाय डी लेमडा इज द रिजॉल्विंग पावर आर ऑफ द ग्रेटिंग, देयरफॉर आर इक्वल टू एन इनटू एन, चूंकि जो हमारा लेमडा अपॉन डी लेमडा आर के बराबर होता है, तो इसको ऐसे दिखा देगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, thus it is quite obvious that resolving power of grating is independent of element but dependent of total number of lines, ये n पे डिपेंड करता है, और सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस n होता है कैपिटल वाला बात कर रहे हैं, और स्मॉल क्या होता है भैया, ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है। नाउ इक्वेशन 1 अगेन हम लोग लेते हैं, n इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा n अपॉन m लेमडा, और अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दें। अब हमने क्या पढ़ा है, r इक्वल टू एन इंटू एन होता है, इक्वल टू एन ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन लेमडा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, वेयर n इंटू ई प्लस डी टोटल विड्थ ऑफ ग्रेटिंग, जहां n इंटू ई प्लस डी टोटल विड्थ है किसका, ग्रेटिंग का, हेंस द पार्टिकुलर एट द पार्टिकुलर एंगल of diffraction theta n, the resolving power of the grating is directly proportional to total width of the grating, sin theta अगर मैक्सिमम है तो हमको ये वैल्यू r max का मिल जाएगा, क्योंकि देखो n की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, देखो n की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल लिया है, n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको ये, तो अगर sin थीटा मैक्सिमम है तो ये हट जाएगा, तो e प्लस डी बाई लेमडा बचेगा, तो ये क्या डायरेक्ट यही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है, आ जाओ। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया था, उसका जो लॉन्ग 2 वाले का आंसर का, रिजॉल्विंग पावर डिस्पर्सिव पावर का, ये बातें हमने समझा दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यूनिट 6 का हमने क्वेश्चन करवा दिया आपको, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 4-4, 5-5 लेकर के हमने करवा दिया है। अब आप अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम को अच्छे से दीजिए। और हाँ, जिसको भैया बस पास होना है वो केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसको अच्छे से मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है कॉलेज में, जितनी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं उसको पढ़ लेंगे तो आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकेंगे, और आगे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इसलिए मेरा यही राय है कि आप लोग क्वेश्चन तो करिए, सीखिए कैसे लिखा गया, कैसे पढ़ाया गया, बट साथ ही साथ आपको जो पूरा टॉपिक्स पढ़ाया गया उसका हमने नोट्स पीडीएफ सबसे अवेलेबल करवाया है, तो आप उसको सीखिए, पढ़िए और अच्छे से जाके अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।